बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से एक गैप के बाद दोबारा सलाम। आज आप सब ये जानते हैं कि दुनिया भर में सुसाइड प्रिवेंशन का आलमी दिन मनाया जाता है 10 सितंबर हर साल, और इस साल उसकी थीम है कि तमाम लोगों को मिलजुल कर सुसाइड की अवेयरनेस से मुतालिक काम करना है। जो आज का हमारा टॉपिक है या जो आज का हमारा टाइटल है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अरसे से इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के इस फोरम से बार बार इस बात का ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा था कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर हम कोई प्रोग्राम करें। तो आज जो प्रोग्राम है उसको समझने के लिए हमें ये बात समझना पड़ेगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, जब बाई का लफ्ज़ कहीं भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आता है तो इसका मतलब होता है कि दो या एक से ज़्यादा। और बाइपोलर का लफ्ज़ अमूमी तौर पे जो लफ्ज़ है वो ये लफ्ज़ ख़ुद बता रहा है कि इसका मतलब है कोई दो पोल हैं। यानी अमूमी तौर पे जब हम मूड की बात करते हैं और मूड से मुताल्लिक़ बीमारियों की बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि मूड की जो सबसे कॉमन बीमारी है वो डिप्रेशन है। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जो मूड की एक एक्सट्रीम वैरायटी है। अगर इसी तरह से हम देखें तो मूड की कोई दूसरी भी एक्सट्रीम वैरायटी होती है। जिस तरह से डिप्रेशन के अंदर इंसान उदास, बेजार, मायूस और इस तरह की चीज़ों का शिकार होता है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी वैरायटी भी होती होगी कि जो इसके उलट होती होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूड के दो पोल अगर हम बना लें, दो पोल को हम समझ लें कि एक तरह का एक एक्सट्रीम एक है और एक एक्सट्रीम दूसरी है। तो जो पहली एक्सट्रीम है, अगर हम उसको डिप्रेशन को लें तो हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन के मर्ज़ को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, उसकी क्या अलामात होती हैं। चूँकि डिप्रेशन पे कई सेशंस हो चुके हैं, कई दफ़ा उस पे बात हो चुकी है और कई दफ़ा उसके ऊपर तफसील से बात हो चुकी है, लेकिन मैं शॉर्टली उसको दोहरा देता हूँ कि डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए कुछ ख़ास अलामात या सिम्टम्स होते हैं। उनमें से हमें कुछ सिम्टम्स कम से कम 2 हफ़्तों के लिए मुसलसल चाहिए। मिसाल के तौर पे जो सिम्टम्स होते हैं उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी मरीज़ का रूटीन लाइफ के अंदर जो दिलचस्पी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसको वो प्लेजर और इन्जॉयमेंट नहीं आता। साथ ही मरीज़ को जो सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, यानी तबीयत में उदासी, बेजारी और मायूसी वाली कैफियत आती हैं। सो मिजाज का उदास और मायूस हो जाना और रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो इंटरेस्ट है उसका कम हो जाना या ख़त्म हो जाना डिप्रेशन के 2 अहम तरीन अलामात हैं। सिर्फ़ इन 2 अलामात की बुनियाद पर डिप्रेशन का मर्ज़ डायग्नोस नहीं होता, उसके साथ साथ आपको कई और सपोर्टिव अलामात चाहिए होते हैं, जिसमें नींद का कम या ज़्यादा हो जाना, भूख का डिस्टर्ब हो जाना, वज़न का कम या ज़्यादा हो जाना, कंसंट्रेशन का ख़राब हो जाना, ख़ुदकुशी के ख़यालात या ख़ुदकुशी का अटेम्प्ट कर लेना, इसी तरह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना या वर्थलेसनेस का सिम्टम हो, फ़ैसला करने की क़ुव्वत जिसको हम इनडिसाइसिवनेस कहते हैं उसका ख़त्म हो जाना या इनडिसाइसिवनेस का हो जाना। ये वो सपोर्टिव अलामात हैं कि जो बुनियादी 2 अलामात यानी उदासी, बेजारी और ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात में जो दिलचस्पी है उसमें से ख़त्म हो जाना। तो इसका मतलब है कि इन सारी अलामात को हम इकट्ठा रखें तो ये जो 8-9 अलामात हैं, इनमें से कम 4 अलामात आपकी होनी चाहिए, लेकिन उनमें से एक अलामत डिप्रेस मूड या लैक ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन डेली रूटीन लाइफ लाजमी होनी चाहिए। अगर 5 अलामात पिछले 2 हफ्ते से या पिछले 15 दिन से मुसलसल रहें और रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों को डिस्टर्ब कर रहे हों तो हम ये कह सकते हैं कि इस मरीज़ को डिप्रेशन का मर्ज़ है। अब हमें ये समझना है कि डिप्रेशन का मर्ज़ जब किसी शख्स को हो जाता है तो फिर ये एपिसोड कुछ अरसा रहता है
अगर आप उसका प्रॉपर एक्टिव इलाज भी शुरू करें तो इलाज के बाद जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को अपना असर दिखाने में कई हफ्ते लगते हैं। और अमूमी तौर पे डिप्रेशन के मर्ज़ की दवाइयाँ भी मरीज़ का अलामात ख़त्म होने के बाद भी कई महीनों तक जारी रहता है। इसी तरह से अगर दवाइयों के साथ साथ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ डिप्रेशन के मर्ज़ में एडवाइस की जाए, जिसके कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT, तो वो भी उसके भी कुछ वीक्स तक सेशन होते हैं और उसके बाद वो इलाज बंद किया जाता है। अब हमें ये बात यहाँ समझनी है कि डिप्रेशन का मर्ज़, इसका मतलब है अगर किसी शख्स को होता है तो ये मर्ज़ एटलीस्ट कुछ हफ्तों तक चलेगा, यानी कम से कम डायग्नोसिस के लिए 2 हफ्ते चाहिए और फिर डायग्नोसिस के बाद इलाज अगर हम फौरी तौर पे भी एक्टिवली इलाज करते हैं तब भी कुछ हफ्तों के बाद जाके वो मर्ज़ ख़त्म होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन और डिप्रेशन से मुताल्लिक़ अवामिल की, तो इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन से के मर्ज़ के अंदर मुब्तला अफराद को मूड की वैरायटी का एक एपिसोड हुआ। जब मूड की वैरायटी का ये एक एपिसोड हो गया और इस शख्स को ज़िंदगी में फिर इलाज आपने कर दिया, डिप्रेशन से बाहर निकल आया और उसके बाद फिर ज़िंदगी में कोई दूसरा मूड का एपिसोड फौरी तौर पे नहीं हुआ है, और इन बिटवीन 2 एपिसोड अगर उसका नॉर्मल लाइफ का टाइम गुजरा है और कुछ अरसे के बाद, यानी हो सकता साल, 2 साल, 5 साल बाद उनको दोबारा डिप्रेशन का मौजू हो जाए या डिप्रेशन का मर्ज़ लाहक हो जाए और वो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए हैं वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरे हो रहे हों, तो हम कहते हैं कि उन्हें रिकरेंट डिप्रेशन हो गया है या यूनिपोलर डिप्रेशन हो गया है। यानी जब भी ये मरीज़ अपने सोशल लाइफ के स्ट्रेसेस की वजह से या जेनेटिकल मेकअप की वजह से या न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंस की वजह से अगर ये मरीज़ बार बार किसी मर्ज़ का शिकार होता है तो हर दफ़ा ये मरीज़ डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार होता है। तो हम ऐसी बीमारी को या ऐसे डिप्रेशन को हम यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब अब लफ्ज़ यूनिपोलर है तो फिर इसका मतलब है कि डिप्रेशन में कोई बाइपोलर भी होता होगा। अब हमें ये बात समझनी है कि एक वैरायटी तो मूड की ये हो गई जिसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और हम कॉमनली इसको जानते हैं और बहुत से लोग इस लफ्ज़ को जानते हैं कि जी डिप्रेशन हो गया है, लेकिन बीमारी को नहीं जानते थे, तो वो डायग्नोस्टिक फिनोमेना मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी तरफ अगर हम आएँ तो एक मूड की वैरायटी वो होती है जिसमें मरीज़ बिला वजह बग़ैर किसी रीज़न के खुश होना शुरू हो जाता है और वो खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि अननेसेसरीली वो प्लेजरेबल होता है, अननेसेसरीली वो खुश हो रहा होता है, यूफोरिक मूड होता है। और वो जो यूफोरिक मूड होता है वो यूफोरिक मूड परसिस्टेंट हो जाता है कुछ अरसे के लिए। जिस तरह से डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए हम 2 हफ्ते के सिम्टम्स लगाते हैं, लेकिन अगर किसी का मूड परसिस्टेंटली यूफोरिक हो जाए, यानी हर वक्त वो खुश रह रहा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हंस रहा हो, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से बातें कर रहा हो, लोगों के साथ सोशलाइजेशन करना ज़्यादा शुरू कर दिया हो, बिला वजह लोगों को बार बार फ़ोन कर रहा हो, फ़ोन करके और हर चीज़ को एंजॉय कर रहा हो, खुश हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये मूड की दूसरी वैरायटी के सिम्टम्स हो गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ इस खुशी की वजह से ही हम उसको डायग्नोस कर लेंगे? नहीं, हमें इस मूड की दूसरी वैरायटी को, जिसको हम मेनिया या मैनिक एपिसोड कहते हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ अलामात की ज़रूरत होती है, जिस तरह से डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए। तो मेनिया के लिए जो मूड की सेकंड वैरायटी है उसको डायग्नोस करने के लिए जो अलामात होती हैं, उसमें मरीज़ को एक अलामत होती है जिसमें मरीज़ अपने आप को बाकी तमाम लोगों के निस्बत बहुत समझदार और बहुत अक्लमंद समझना शुरू कर देता है और इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है जैसे दुनिया की तमाम चीज़ों की मालूमात, जानकारी, हर चीज़ की अहमियत और नाअहमियत उसको पता है और उसके हर तरह के शोबे के अंदर बड़े बड़े लोगों से उसके राब्ते हैं और वो अपने आप को इतना बड़ा और सुपीरियर समझना शुरू कर देता है कि वो ये समझता है कि वो दुनिया का सबसे अहम तरीन इंसान हो गया है। इस अलामत को हम टेक्निकली डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। तो ग्रैंडियोर आइडियाज़ मरीज़ को आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ मरीज़ जब बात कर रहा होता है, यानी जब मैनिक एपिसोड में मरीज़ होता है और मूड उसका बहुत खुश हो जाता है, तो मरीज़ के बात करने के अंदर एक अलामत आती है जिसके अंदर मरीज़ एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक और दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे स्विच करना शुरू कर देता है। और ये जो टॉपिक पे स्विच कर रहा होता है वो बातों से बात निकालता है।
मिसाल के तौर पे अगर आपने मरीज़ से पूछा कि क्या हाल है, तो वो शुरू हो जाएगा, जी मेरा हाल बहुत ठीक है, आपका हाल बताओ, हमारा हाल क्या है, मुल्क का हाल बहुत बुरा है, कराची में बारिश हुई तो हाल बुरा हो गया, लेकिन बारिश क्या करें, हर जगह होती है, कराची में फिर भी कम होती है, इस्लामाबाद में बारिश बहुत होती है। इस्लामाबाद तो बड़ा खूबसूरत शहर है और इस्लामाबाद में तो सारे के सारे जो है वो सरकारी ऑफिसेज़ हैं और बहुत कम लोग होते हैं। इस्लामाबाद से अगर आप आगे जाएं तो नारान बहुत खूबसूरत जगह है और पहाड़ी इलाकों में जाना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में तो ठंड है, लेकिन कराची में तो बहुत गर्मी है। गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा आता है और पसीना आता है तो ज़ाहिर है कि फिर चक्कर आ जाते हैं। अब यानी आपने तो सिर्फ ये पूछा था कि हाल क्या है, लेकिन मरीज़ ने बात करते करते एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक, और फिर वो टॉपिक पे टॉपिक चेंज होते रहते हैं। इस अलामत को हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया। तो ये भी एक मैनिक एपिसोड की या मैनिया की एक अलामत है, यानी परसिस्टेंट इलेटेड यूफोरिक मूड, फ्लाइट ऑफ आइडिया और डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ये वो अलामात हैं जो मैनिक एपिसोड को डायग्नोस करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर किसी शख्स को ये अलामात मौजूद हैं और इन अलामात के साथ कम से कम एक हफ़्ता गुज़र गया है और वो एक हफ़्ता ऐसा गुज़रा है कि वो मरीज़ अपनी रूटीन लाइफ की जो मालूमात और जो चीज़ें जिस तरह से उसको गुजारनी चाहिए थी वो नहीं कर पाया और उसकी परफॉर्मेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में शदीद मुतासिर हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि इस मरीज़ को मैनिया या मैनिक एपिसोड हो गया है। अब हमें ये बात भी समझनी है कि मैनिया या मैनिक एपिसोड अगर किसी शख्स को हो जाता है तो फिर उस शख्स को ये मैनिया का एपिसोड कई हफ्तों तक और कुछ सूरतों में कई महीनों तक रहता है। मैनिया का एपिसोड चूँकि डायग्नोसिस ही एक हफ़्ते की है और फिर अगर आप इलाज भी फौरी तौर पे शुरू कर दें तो इलाज होने के बाद मरीज़ को रिकवर होने में भी कई हफ़्ते लगते हैं। लेकिन अगर आप उस मरीज़ का इलाज ना कराएं तो फिर ये मामला महीनों से हफ्तों से महीनों में चला जाता है। अब हमें ये बात समझनी है कि मूड के दो वैरायटी हमने सीखे हैं। एक मूड की वैरायटी डिप्रेशन और डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें मरीज़ उदास है, बेजार है, उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल भी नहीं रख रहा है। दूसरा मूड का वो एपिसोड है जिसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बहुत बातें कर रहा है, बिला वजह लोगों से मिल रहा है, बिला वजह बातें कर रहा है, अपनी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल कर रहा है, अपने आप को बहुत बरतर समझ रहा है। यानी एक लेमन स्टाइल में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन की जितनी अलामात हैं उनको उल्टा किया जाए तो मैनिक एपिसोड बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मूड के दो डिफरेंट एपिसोड्स मौजूद हैं। एक एपिसोड वो जो एपिसोड डिप्रेसिव डिसऑर्डर का है, एक एपिसोड वो जो मैनिक डिसऑर्डर का है। अब हमें जब अगर बाइपोलर डिसऑर्डर को समझना है तो हमें ये बात पहले समझनी है कि दो मूड वैरायटीज़ मौजूद हैं। अब होता यह है कि अक्सर लोग बाइपोलर डिसऑर्डर को के साथ ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि मरीज़ को एक ही वक्त में इकट्ठे डिप्रेशन की अलामात भी होंगी और मैनिया की भी अलामात होंगी। ऐसा नहीं होता। हमें ये बात समझनी होगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के जो मरीज़ होते हैं वो एक वक्त में या डिप्रेसिव एपिसोड में होंगे या इलेशन के अंदर या मैनिक एपिसोड के अंदर होंगे। यानी इस वक्त अगर आज 10 सितंबर को हम बाइपोलर का कोई मरीज़ देखेंगे तो मोस्ट लाइकली चांस है कि बाइपोलर का मरीज़ या डिप्रेसिव फेज़ में होगा या वो मैनिक फेज़ में होगा। इस बात के चांसेस कि उसको साथ ही दोनों अलामात हों, यानी मैनिक भी और डिप्रेसिव भी, ये बहुत रेयर होता है। ये एक अलग डिजीज़ है जिसको हम मिक्स्ड अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है। सो मिक्स्ड अफेक्टिव डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि उसके अंदर दोनों अलामात एक साथ हो सकती हैं, लेकिन बाइपोलर में ऐसा नहीं होता। जिस वक्त आप मरीज़ को देख रहे होंगे बाइपोलर के मरीज़ को, तो इधर उसको डिप्रेसिव फेज़ होगा और इधर उसको मैनिक फेज़ होगा। शुरू में जैसे हमने बात की कि बार बार अगर किसी शख्स को डिप्रेसिव एपिसोड हो तो हम उसको यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाइपोलर का मरीज़ उस वक्त होगा जिस मरीज़ ने ज़िंदगी में कभी भी, यानी अगर आज वो मरीज़ हमारे पास आया है और आज वो मरीज़ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहा है, बड़े बड़े लोगों से अपने आप को कोरिलेट कर रहा है और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी मौजूद हैं और उसकी स्पीच के अंदर एक प्रेशर भी है, ऐसा लगता है कि ज़बान के अंदर अल्फाज फंसे हुए हैं और प्रेशर से निकल रहे हैं। ये चारों की चारों कार्डिनल अलामात हैं मैनिया की।
आज जब वो मरीज़ आया तो उसको ये सारी अलामात हैं, और आपने जब हिस्ट्री ली तो आपको ये बताया गया कि जी पिछले 10 दिन से, 15 दिन से, या 2 हफ्तों से, या 1 महीने से आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को ये अलामात मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त मरीज़ मैनिक एपिसोड में है। लेकिन जब आपने डिटेल हिस्ट्री ली तो आपको ये बताया गया कि इसी मरीज़ को आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले एक और बीमारी हुई थी जिसमें मरीज़ ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। ये बहुत उदास हुआ करते थे, छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते थे, और ये डॉक्टर साहब उस वक्त हमने इलाज भी कराया और आपको एक नुस्खा भी ला के दिया। अब नुस्खा आपने देखा, उसमें डायग्नोसिस भी लिखी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसका मतलब है कि ये मरीज़ आज मैनिक एपिसोड में है, लेकिन 4 साल पहले या 5 साल पहले इनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर हुआ था। इन दोनों एपिसोड के दरमियान मरीज़ का ये जो 4 साल 5 साल का हिस्सा था, ये बिल्कुल 100% नॉर्मल गुजरा था। यानी उसमें ना डिप्रेशन था, ना मैनिया था, ना अमूमन मरीज़ इस एपिसोड से, दोनों एपिसोड से बाहर आने के दरमियान जो हिस्सा होता है, इसमें वो कोई दवा भी नहीं खा रहा था, कोई इलाज भी नहीं हो रहा था, और फिर भी वो बिल्कुल ठीक था, और नॉर्मल रूटीन के जितने उनके कामकाज हैं वो बिल्कुल ऐसा तरीके से वो अंजाम भी दे रहे थे। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि बाइपोलर डिसऑर्डर किसी मरीज़ को हम उस वक्त डायग्नोस करेंगे जब उसकी ज़िंदगी में कभी भी, किसी भी वक्त में, कभी एक दफ़ा कम से कम डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहा हो, फिर उसका इलाज हुआ, वो कितने हफ्ते चला, या मैनिक डिसऑर्डर हुआ हो, और दोनों कम से कम एक दफ़ा ज़रूर ज़िंदगी में हो गए हों। अगर किसी मरीज़ की ज़िंदगी में कई दफ़ा ये बीमारी आई है मूड की, लेकिन हर दफ़ा सिर्फ डिप्रेशन हुआ है, तो हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं कहते, हम उसे यूनिपोलर डिप्रेशन या रिकरेंट डिप्रेशन कहते हैं। अगर एक शख्स ऐसा है जिसको ज़िंदगी में पहले कभी मैनिया हुआ था, लेकिन अब आजकल उसको डिप्रेसिव एपिसोड हुआ है, वो उदास है, बेजार है, तो हम ये कहेंगे कि चूंकि पहले मैनिया हुआ है, आज इनको डिप्रेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इनको बाइपोलर का मर्ज़ है और करंटली इनको डिप्रेसिव एपिसोड है। अगर मिसाल के तौर पे पेशेंट ए हमारे पास है, पेशेंट ए जो है उसको आज डिप्रेशन की अलामात के साथ आए हैं, लेकिन उससे पहले 4 साल पहले भी उनको डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, उससे 9 साल पहले भी उनको डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, यानी पिछले 10 साल में ये इनका तीसरा डिप्रेसिव एपिसोड है, लेकिन उनको कभी भी मैनिक एपिसोड नहीं हुआ। तो हम इन्हें बाइपोलर डायग्नोस नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये यूनिपोलर डिप्रेशन के मरीज़ हैं और या रिकरेंट डिप्रेशन के मरीज़ हैं। लेकिन अभी एक मरीज़ पेशेंट बी हमारे पास आया है, पेशेंट बी को इस वक्त डिप्रेसिव एपिसोड है, और अगर पेशेंट ए और बी की अलामात हम इस वक्त देखें आज, तो दोनों की अलामात एक जैसी है। पिछले 1 महीने से दोनों उदास हैं, बेजार हैं, मायूस हैं, और दोनों डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। लेकिन पेशेंट बी की जब हिस्ट्री ली तो पता चला आज से 8 साल पहले इन्हें एक मैनिक एपिसोड हुआ था, यानी ये तेज़ी में चले गए थे, ज़्यादा बातें करते थे, ज़्यादा बोलते थे, हर चीज़ को बिला वजह एंजॉय करते थे, खूब हंसते थे, कह लगाते थे और इधर उधर की बातें करते थे, और मुसलसल कई हफ्ते इन्होंने इस तरह से गुजारे थे। तो इसका मतलब है कि हमें ये पता चला कि पेशेंट बी को पहले मैनिक एपिसोड हुआ था, आज डिप्रेसिव एपिसोड है। तो पेशेंट बी को हम कहेंगे कि ये बाइपोलर के मरीज़ है, क्योंकि दोनों एपिसोड को एक दफ़ा ठीक एपिसोड, दोनों एपिसोड से एक दफ़ा मरीज़ ज़िंदगी में गुजर गया है। अब यहाँ एक बात और भी समझनी है, कई मरीज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे आते हैं कि जिनको मैनिक एपिसोड होता है, फिर कई साल वो बिल्कुल ठीक गुजरते हैं, और फिर दोबारा मैनिक एपिसोड हो जाता है, यानी अब उसकी ज़िंदगी में कोई डिप्रेसिव एपिसोड नहीं है। मैनिया के 1 से ज़्यादा एपिसोड हो गए या 2 एपिसोड हो गए। तो क्या हमें इनको, अगर हम डिप्रेशन वाला फार्मूला अप्लाएं, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर डिप्रेशन किसी को ज़िंदगी में 1 से ज़्यादा दफ़ा आएगा तो इसका मतलब है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम यूनिपोलर डिप्रेशन कह रहे हैं। तो अगर किसी को मैनिया 1 से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, बार बार मैनिया में आ रहे हैं और कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री नहीं है, कभी ज़िंदगी में डिप्रेसिव एपिसोड नहीं आया, तो क्या हम उसको यूनिपोलर मैनिया ही कहेंगे? तो सवाल का जवाब है कि नहीं। अब क्यों नहीं कहेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। दुनिया भर में जो तहकीक और रिसर्च हुई है, उस रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि डिप्रेशन का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि किसी भी शख्स की तबीयत में उदासी, बेजारी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा चांस है कि उस मर्ज़ को रिकग्नाइज़ ही ना किया जाए। अमेरिका जैसे मुल्क में कैसलर की एक स्टडी है, रिसर्च है, जो एक 36 साल की एपिडेमियोलॉजी पर है, और कैसलर का कहना यह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ बच्चों को क्लास 4, 5 और 6 के करिकुलम में डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अलामात पढ़ाई जाती हैं,
ताकि अगर आगे चल के ज़िंदगी में कभी उनको डिप्रेशन हो तो वो अपनी बीमारी को रिकग्नाइज़ कर सकें और उसका इलाज कर सकें। क्योंकि डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज कराना इसलिए निहायत ज़रूरी है कि इस वक्त दुनिया भर में डिसेबिलिटी का नंबर 1 कॉज डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसी तरह से जो सुसाइड या जो लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं उसका पूरी दुनिया में नंबर 1 रीज़न भी डिप्रेशन है। तो इसका मतलब है डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन डिप्रेशन का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि बहुत सारे लोगों को ये डिप्रेशन का मर्ज़ होता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये मर्ज़ होने के बावजूद नहीं पता चलता कि डिप्रेशन का मर्ज़ है। यानी डिप्रेशन के मर्ज़ को एक्टिव फेज़ होने के बावजूद रिकग्नाइज़ ना करने की टेंडेंसी मौजूद है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि केसलर की तहकीक ने ये बताया है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ अवेयरनेस लेवल और सेहत का ऊपर पैसा खर्च करना भी हुकूमत की तरफ से होता है, यानी लोग आराम से अपनी सेहत के इलाज के लिए रुजू करते हैं अस्पतालों से, उस मुल्क के अंदर डिप्रेशन के मर्ज़ की रिकग्नाइज़ ना होने की परसेंटेज 33% से ज़्यादा है, 33% से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस बात के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि किसी शख्स को ज़िंदगी के किसी फेज़ में डिप्रेशन की एपिसोड हुई होगी और वो रिकग्नाइज़ ना रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये सोचें कि अगर कोई शख्स जो नॉर्मली ज़िंदगी के सारे काम करता हो और सडनली कुछ दिनों से उसने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया हो, बहुत बातें करना शुरू कर दी हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, मुसलसल बोल रहा हो, मुसलसल खुश रह रहा हो, बिला वजह खुश रह रहा हो, बिला वजह लोगों के साथ मेल जोल कर रहा हो, बार बार लोगों से राब्ते कर रहा हो, अपने आप को दूसरों से बहुत बढ़तर समझ रहा हो, तो ये वो अलामात हैं कि बहुत कम चांस है कि मरीज़ के आसपास लोग इस बात को रिकग्नाइज़ ना कर सकें कि मरीज़ का बिहेवियर डिस्टर्ब है और इनको शायद किसी इलाज की ज़रूरत है। यानी मेनिया या मैनिक एपिसोड का हिडन रहना, छुपा हुआ रहना, रिकग्नाइज़ ना होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रिकग्नाइज़ ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दुनिया भर के क्लिनिशियन इस बात पे मुत्तफ़िक हैं और जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाए गए हैं, चाहे वो DSM यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की है, या जो ICD की जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, दोनों डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में लोग इस बात पे यानी माहिरीन इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अगर किसी शख्स को ज़िंदगी में 2 दफ़ा मैनिक एपिसोड हो गया हो बग़ैर किसी डिप्रेसिव एपिसोड के, तब भी उस मरीज़ को हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। यानी अब ये बात तय हो गई कि बाइपोलर डिसऑर्डर होने के लिए कम से कम 2 मूड के एपिसोड होना ज़रूरी हैं। उन 2 मूड एपिसोड में ये हो सकता है कि दोनों एपिसोड मैनिया के हों, और ये भी हो सकता है कि दोनों मूड एपिसोड में एक मैनिया का एपिसोड हो और एक डिप्रेशन का एपिसोड हो। अब इन दोनों एपिसोड के दरमियान गैप कितना हो, तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बाइपोलर की डायग्नोसिस के लिए 2 एपिसोड के दरमियान गैप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे भी मरीज़ हो सकते हैं कि आज उन्हें मैनिक एपिसोड हुआ है और 15 साल पहले मैनिक एपिसोड हुआ था। जब पहली दफ़ा मैनिक एपिसोड होगा तो डायग्नोसिस मैनिक एपिसोड होती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो गया तो अब डायग्नोसिस बाइपोलर डिसऑर्डर होगी। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया है, क्यों डायग्नोसिस यूनिपोलर, बाइपोलर और फिर मैनिक एपिसोड एक से ज़्यादा हो तो बाइपोलर डिसऑर्डर किया गया है, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हमें अब समझना है कि अगर किसी शख्स को ज़िंदगी में एक दफ़ा डिप्रेशन और एक दफ़ा मैनिया हो गया है तो वो बाइपोलर का मरीज़ है। अगर डिप्रेशन 4 दफ़ा और 1 दफ़ा मैनिया होगा तब भी बाइपोलर है, या 3 दफ़ा डिप्रेशन, 4 दफ़ा मैनिया, 2 दफ़ा डिप्रेशन, 3 दफ़ा मैनिया है, तो कम से कम एक दफ़ा तो दोनों एपिसोड हो गए, इसका मतलब है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। और अब आगे चल के हमेशा जब भी उनका इलाज किया जाएगा तो उनकी प्राइमरी डायग्नोसिस बाइपोलर डिसऑर्डर ही रखी जाएगी। इसी तरह से अगर किसी की ज़िंदगी में 2 दफ़ा मैनिक एपिसोड हो गए हैं तब भी हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा डिप्रेसिव डिसऑर्डर के एपिसोड हुए हैं लेकिन कभी मैनिक एपिसोड नहीं हुआ तो हम उन्हें सिर्फ यूनिपोलर डिप्रेशन कहेंगे। तो डिप्रेशन यूनिपोलर और बाइपोलर हो सकता है, लेकिन मेनिया यूनिपोलर बाइपोलर नहीं होता है। मेनिया या सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा हुआ है तो हम मैनिक एपिसोड कहेंगे, और अगर बार बार हो रहा है या एक से ज़्यादा दफ़ा मैनिक एपिसोड हुआ है तो फिर हम उसे बाइपोलर मेनिया कहेंगे। अब हमें यहाँ पर ये बात भी समझनी है कि ख़ुसूसन जो स्टूडेंट्स ICP के या मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर हजरात
ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे उनके लिए ख़ास तौर पे, और जो अवामुन्नास के लोग दे रहे हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर का ये भी कतन मकसद नहीं है कि किसी शख्स को अगर आज मैनिक एपिसोड हुआ है फिर साल 2 साल नॉर्मल गुजरने के बाद अगला जो एपिसोड होगा वो कोई डिप्रेशन का ही एपिसोड होगा। ये कतन लाजमी नहीं है। ऐसा भी होता है कि आज मैनिक एपिसोड है, 2 साल बाद भी मैनिक एपिसोड हुआ, फिर 4 साल बाद भी मैनिक एपिसोड हुआ और उसके बाद एक डिप्रेसिव एपिसोड हो गया। यानी सीक्वेंस या पैटर्न भी कोई लाजमी नहीं है। ये भी हो सकता है कि 3 डिप्रेसिव एपिसोड हों और हम उसको यूनिपोलर डिप्रेशन डायग्नोस करते रहे, लेकिन चौथा एपिसोड अगर मैनिया का आ गया है तो अब यूनिपोलर डिप्रेशन डायग्नोस नहीं होगा, अब वो बाइपोलर डिप्रेशन होगा। ये भी हो सकता है कि किसी मरीज को 3 मैनिया के एपिसोड हो गए हैं और उसके बाद डिप्रेशन का एपिसोड आ जाए। तो यूं ये बात क्लियर हो गई कि बाइपोलर डिसऑर्डर की डायग्नोसिस में कम से कम 1 डिप्रेशन और 1 मैनिया का या 2 मैनिया के एपिसोड होना ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा जितने भी एपिसोड हो इन बिटवीन दीज 2 एपिसोड, यानी डिप्रेशन का या मैनिया का या मैनिया के 2 एपिसोड के दरमियान मरीज़ का बग़ैर किसी इलाज के नॉर्मल ड्यूरेशन गुजरना भी ज़रूरी है। अगर 100% नॉर्मल मरीज़ नहीं हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैनिक एपिसोड है, आपको लगता है ये मैनिक एपिसोड है और फिर वो मैनिक एपिसोड चले ही चला जा रहा है और कई सालों से मुसलसल है और कभी भी वो मरीज़ बग़ैर दवाई और बग़ैर उसके नॉर्मल फेज़ पे नहीं आया है, तो इसका मतलब है मोस्ट लाइकली ये पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ नहीं है। बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनमें इसी तरह की अलामात होती हैं, जिसमें ख़ुसूसन सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर या जिसके अंदर मैरिजुआना या चरस जिसे हमें कहते हैं, उनके यूज़ करने वाले लोगों के अंदर परसिस्टेंटली मैनिया लाइक सिम्टम चलते हैं और बहुत सी दफ़ा डॉक्टर हजरात कंफ्यूज हो जाते हैं उन सिम्टम्स को देख के, वो समझते हैं कि शायद ये भी मैनिक डिसऑर्डर है, जबकि ऐसे मरीज़ों को जिनको किसी भी किस्म की ड्रग्स या चाहे वो चरस हो, चाहे वो नींद या ख्वाब आवर दवाइयाँ हों, किसी भी दवा या केमिकल के मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से, चाहे वो डिप्रेसिव अलामात हों चाहे वो मैनिक अलामात हों, हम उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन या मैनिया डायग्नोस नहीं करेंगे। हम उन्हें सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर करके डायग्नोस करेंगे, उनके नशे का इलाज करेंगे, और जब नशे का इलाज करेंगे तो उनके मिजाज या मूड में जो चेंजेस हो के जो डिसऑर्डर आया है वो अल्टीमेटली खुद ही ठीक हो जाएगा। तो यूँ भी ये एक डिफरेंस करना ज़रूरी है। जो बाइपोलर के मरीज़ होते हैं वो उस वक्त डायग्नोस होंगे कि ये अलामात यानी डिप्रेसिव फेज़ वाली अलामात और मैनिक फेज़ वाली अलामात बग़ैर किसी नशे के इस्तेमाल के हो रही हों। अगर उस शख्स ने नशा इस्तेमाल किया था और नशे के इस्तेमाल के बाद ऐसा हुआ है तो फिर ये प्रोबेबली बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ नहीं हैं। अब हमें ये बात सीखनी है कि क्यों बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस किया गया है, जबकि अगर किसी शख्स को डिप्रेशन की अलामात होंगी या डिप्रेशन का मर्ज़ है तो हम उन्हें यकीनन एंटी डिप्रेसेंट से इलाज करेंगे या CBT थेरेपी से इलाज करेंगे। अगर थेरेपी भी करनी है तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करेंगे। अगर किसी शख्स को करंटली मैनिक एपिसोड है तो हम एंटी मैनिक ड्रग्स देंगे, एंटी मैनिया की जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ दे के उसको ठीक करेंगे। तो फिर जब हमने हर मरीज़ का अगर सिर्फ करंट एपिसोड का इलाज करना है तो फिर डायग्नोसिस बाइपोलर करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये बड़ा अहम नुक्ता है समझने के लिए। अब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से इलाज के दौरान बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन के मर्ज़ के साथ आए, आपने दवाइयाँ दी, दवा देने के बाद वो ठीक हो गए और ना सिर्फ ठीक हुए बल्कि वो स्विच हो गया मैनिक एपिसोड के अंदर। ऐसे मरीज़ों में इसका मतलब है कि टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एकदम से स्विच होने की, और वाइसी वर्सा होता है। मैनिक एपिसोड में मरीज़ आया, आपने उसके मैनिया का इलाज करने का शुरू किया और जब आपने उसका मैनिया का इलाज करने का शुरू किया तो पता चला कि उसको डिप्रेसिव फेज़ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इलाज के अंदर अगर हमें ये पता हो कि ये जो मरीज़ हमारे पास आया है इसको बाइपोलर डिप्रेशन है, तो हम जब उसको एंटी डिप्रेसेंट देंगे साथ ही साथ ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो मूड को स्टेबलाइज़ करती हैं, जिन्हें हम क्लिनिकल कैटेगरी के अंदर मूड स्टेबलाइज़र्स कहते हैं। अमूमी तौर पे जो मूड स्टेबलाइज़र्स हैं वो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो करंट एपिसोड के इलाज में भी मदद देते हैं और आइंदा आने वाली, यानी अगर डिप्रेसिव फेज़ से मैनिया में शिफ्ट होने के चांसेस हों या मैनिया से डिप्रेशन में जाने के चांसेस हों तो उसको रोकथाम का भी तदारुक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली डायग्नोस्टिक बनाया ही इसलिए गया था कि हमें मरीज़ के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इलाज के अंदर मदद मिले। अगर मेरे पास कोई मरीज़ है जो यूनिपोलर डिप्रेशन का है
तो मुझे उसे अच्छी क्वालिटी की या अच्छी मिकदार के अंदर प्रॉपर एंटी डिप्रेसेंट्स देनी है, और शायद मैं उसके साथ मूड स्टेबलाइज़र अटैच नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई मरीज़ है जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ, लेकिन आज जब मुझे पास वो डिप्रेशन का सिम्टम आया है और हमें प्रीवियस हिस्ट्री, तो हमें पता चला कि ये मरीज़ बेसिकली बाइपोलर डिप्रेशन का मरीज़ है, तो अब मैं मरीज़ को डिप्रेशन का जो करंट एपिसोड है उसका इलाज तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन उसके साथ इस चीज़ का भी बंदोबस्त करूँगा कि इस मरीज़ में चूँकि टेंडेंसी मौजूद है कि ये मेनिया में जा सकते हैं, तो मुझे उनके मूड स्टेबलाइज़र देके उनके मूड को एलिवेशन होने से भी रोकना है। तो इसका मतलब है ये वो वाहिद एक रीज़न है जिसकी वजह से हम बाइपोलर डायग्नोस करते हैं, यानी ना सिर्फ करंट एपिसोड का, आने वाले एपिसोड की रोकथाम के लिए ये जितनी भी मूड स्टेबलाइज़र ड्रग हैं, तहकीक ने साबित किया है कि इनका प्रिवेंटिव रोल भी है। यानी अगर एक शख्स को हर साल में एक दफ़ा या 1.5 साल 2 साल में एक दफ़ा उसको डिप्रेसिव या एलेशन वाला या मैनिक एपिसोड होता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए जब वो 100% बिल्कुल ठीक हों और नॉर्मल भी हों, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस मरीज़ को मूड स्टेबलाइज़र देके उसके मूड को स्टेबलाइज़ करना चाहिए, ताकि आइंदा उसको वो तेज़ी वाला या सुस्ती वाला यानी डिप्रेसिव या मैनिक फेज़ ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मरीज़ को, बाइपोलर के मरीज़ को एक्टिव फेज़ में तो इलाज की ज़रूरत है ही है, लेकिन जब मरीज़ को ना डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं और ना मैनिक सिम्टम हैं, लेकिन वो चूँकि डायग्नोस केस हैं बाइपोलर के, और उनको अगर रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर है, यानी हर साल 2 साल 3 साल में एक आध एपिसोड हो जाता है, तो फिर तहकीक से ये बात साबित है और अब ये रिकमेंडेशन है कि हमें उसको मूड स्टेबलाइज़र पे रखना है, और उस वक्त मूड स्टेबलाइज़र पे भी कंटिन्यू करना होता है। जैसे एक्टिव फेज़ में हमने मूड स्टेबलाइज़र के साथ एंटी डिप्रेसेंट शुरू की, जैसे ही डिप्रेशन के सिम्टम ठीक हुए ग्रेजुअली एंटी डिप्रेसेंट को बंद कर दिया, लेकिन मूड स्टेबलाइज़र को हमें फिर कुछ अरसे तक कंटिन्यू रखना होता है। मेरा ख़्याल है कि मैंने कोशिश की है कि बाइपोलर का एक इस तरह से तमाम लोगों को कहूँ कि बताऊँ कि आम लोग भी उसको समझ पाएँ, और जो डॉक्टर और जो स्टूडेंट इस वक्त ये सेशन देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ पाएँ। मेरा ख़्याल है कि अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो जो कमेंट का सेक्शन है उसमें दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम लोगों के सवालात के मैं जवाबात दे सकूँ। अली मसूद साहब ने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम अली मसूद, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे अली। शहरियार ख़ान साहब ने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। अनीस लोधी साहब ने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम अनीस, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। सादिया नैमन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर लाइव सेशन। सादिया वेलकम। इमरान मोहम्मद कादरी साहब ने कहा है प्लीज़ लेट मी नो द मेडिसिन फॉर जॉइंट एंड बैक पेन। इमरान साहब, मेरा ख़्याल है कि ये सवाल जो आपने पूछा है ये कोई आर्थोपेडिक सर्जन या हड्डियों और जोड़ों के जो डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकेंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जॉइंट पेन और बैक एक पेन के मसले को हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये मसला है तो बराह मेहरबानी किसी अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन को आप दिखाइए और फिर उनसे मशवरा लीजिए। और अमूमी तौर पे जो दर्द की दवाइयाँ हैं जो हम लोग दर्द के लिए खाते हैं वो जॉइंट पेन में आप वक्ती तौर पे तो ले लें, लेकिन इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके इसका प्रॉपर इलाज करवाइए। सादिया का सवाल है कि बाइपोलर पेशेंट गेट क्योर्ड विदाउट मेडिसन। मेजॉरिटी टाइम सादिया ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाइपोलर में जो डिप्रेसिव फेज़ है उसके अंदर तो ऐसा हो सकता है कि सीबीटी के साथ यानी बग़ैर दवाइयों के साथ आप मरीज़ को डिप्रेशन के फेज़ से बाहर निकाल लें, लेकिन मैनिक एपिसोड में आपको लाजमी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर दवाई ना दी जाए तो मरीज़ अगर कई महीनों जाके फ़ेज़ ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन उस पूरे फ़ेज़ के दौरान जो 4 महीने 6 महीने या 3 महीने से ज़्यादा हो, जो मरीज़ की फ़ंक्शनैलिटी होती है वो शदीद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर डिस्ट्रक्टिबिलिटी होती है। और अगर आप मैनिक फ़ेज़ का प्रॉपर इलाज ना करवाएं तो मरीज़ अग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है, और ये अग्रेसिव और वायलेंट जो होता है मरीज़ इसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि उसकी अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी भी स्टेक पे लग सकती है।
तो बग़ैर दवाइयों के बाइपोलर का इलाज होना ज़रा मुमकिन नहीं है। इसीलिए बाइपोलर का जो मैनिक फ़ेज़ होता है उसमें अगर आप कभी साइकोलॉजिस्ट के पास भी हों तो साइकोलॉजिस्ट हज़रात भी आपको फ़ौरी तौर पे गाइड करते हैं कि साइकोथेरेपी या काउंसलिंग सेशन अपनी जगह ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन आपको डॉक्टर से रुजू करें, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और साइकियाट्रिस्ट से दवाई भी लेना ज़रूरी होगा। माने अली इस्लाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम माने अली का सवाल है, इज़ इट ट्रू दैट बाइपोलर ऑफन गेट्स मिसडायग्नोस। माने आपका बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है माशाल्लाह। यकीनन ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिसडायग्नोस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ज़्यादा मरीज़ एग्रेसिव या वायलेंट मूड के या इलेशन वाले मूड के आते हैं, वो ज़्यादातर हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि THC साइकोसिस के या टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है चरस का, उसके पेशेंट ज़्यादा होते हैं। और वो अमूमी तौर पे फैमिली को बहुत सारे यंगस्टर्स में ये बात पता नहीं होती है। फैमिली सिर्फ इस हद तक जानती है कि शायद वो बच्चा हमारा सिगरेट पीता है, लेकिन जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं या डिटेल प्रोब किया जाता है तो पता चलता है कि जिसको बाइपोलर डायग्नोस किया गया था या मैनिक एपिसोड पहले समझा गया था, वो एक्चुअली मैनिक एपिसोड नहीं होता है। वो चरस रिलेटेड साइकोसिस या सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के मरीज़ होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रैंडियोसिटी वाला या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का सिम्टम है, ये स्किज़ोफ्रेनिया में भी होता है, तो उसमें भी ये होता है। दूसरी तरफ बहुत दफ़ा चूँकि डिप्रेशन का एपिसोड नहीं होता है, तो कई दफ़ा मरीज़ को ज़िंदगी में एक आध दफ़ा मैनिया का एपिसोड होता है और उसके बाद बार बार डिप्रेसिव फेज़ हो रहे होते हैं और वो अनरिकग्नाइज रहता है, इसलिए भी बाइपोलर डिसऑर्डर मिसडायग्नोस होता है। उस्मान साहब का सवाल है, पैनिक अटैक्स आर क्योरेबल और प्लीज़ इसका इलाज बता दें। उस्मान साहब, पैनिक अटैक और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर पे मेरा ख़्याल है एक सेशन मैंने भी किया था और उसके अलावा उससे पहले भी मेरे कई कोलीग्स ने किया है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर ईज़िली ट्रीटेबल बीमारी है और डिपेंड करता है कि कितने पैनिक अटैक आपको रोज़ाना या हफ्ते या महीने में आते हैं और फिर उसके हिसाब से हमें इलाज का बंदोबस्त करना पड़ता है। मेरा ख़्याल है उस्मान साहब, आपको चाहिए कि किसी करीबी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से रुजू करें, क्योंकि पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत सारी स्पेसिफ़िक साइकोथेरेपीज़ हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और साथ ही दवाइयों की भी अगर ज़रूरत पड़ती है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में। ईश्वर का कमेंट है, सर ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू ईश्वर। समीरा शाह नवाज़ का कमेंट है, थैंक यू डॉक्टर, बी ब्लेस्ड, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत शुक्रिया। आमिर शहजाद साहब ने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। रुताबा का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रुताबा, वेरी इन्फॉर्मेटिव सर, थैंक यू रुताबा। खालिद राहिल साहब ने थैंक यू का इन्फॉर्मेटिव स्पीच, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। रुखसाना साहिबा ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम रुखसाना। सुनीला ने कहा, सुनीला कामिल अली सवाल पूछ रही हैं, सर कैन यू प्लीज़ टेल हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिल्यूजनल बाइपोलर डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। देखें, डिल्यूजनल डिसऑर्डर में और बाइपोलर डिसऑर्डर में आपने फ़र्क पूछा है, तो पहले ये समझना होगा कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड की दो डिफरेंट वैरायटीज़ के एपिसोड का होना ज़रूरी है, यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मैनिक एपिसोड्स का। जबकि डिल्यूजनल डिसऑर्डर यूजुअली जब किसी को होता है तो वो परसिस्टेंटली चल रहा होता है और उसमें इन बिटवीन गैप नहीं होता, यानी बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दो मूड एपिसोड के दरमियान नॉर्मल गैप भी मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर काइंड ऑफ परसिस्टेंट होता है और इलाज के बाद वो अगर ठीक हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें मूड वैरायटी के एपिसोड्स हो रहे होते हैं। सैयद ताहा सैफ ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। शबाना कादिर, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए बाइपोलर डिसऑर्डर और ड्रग एडिक्ट मूड डिसऑर्डर में। जी, सबसे पहले तो ये बात समझना होगा कि ड्रग एडिक्ट मूड डिसऑर्डर बिल्कुल अलग कैटेगरी है, यानी अगर किसी शख्स को मूड का कोई भी डिसऑर्डर हो गया है, चाहे उसके सिम्टम 100% डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ मैच करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा करते हैं, या मैनिक एपिसोड के साथ मैच करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा करते हैं, लेकिन अगर उस शख्स के इन सिम्टम्स की वजह, यानी अगर वो शख्स ये कहता है कि वो फ़लाँ ड्रग या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करता है और उसके बाद ये सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं, तो हमें प्राइमरी टास्क यही है हमारा कि उसको हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसको इलाज सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का करेंगे, विड्रॉ करवाएंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। और जब हम ये सब कुछ करेंगे तो अल्टीमेटली उसकी खुद ब खुद
जो सिम्टम्स और अलामात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट बाइपोलर का भी है, प्लस ड्रग इस्तेमाल करने से वो सिम्टम एग्जेजरेट कर लेते हैं। अब इसमें कैसे पता करना चाहिए या किस तरह से पता होगा कि मरीज़ को जो सब्सटेंस इस्तेमाल करता है उसको डिटॉक्सीफाई भी कर दिया, उसको डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गई, इसके बावजूद अगर डिप्रेसिव सिम्टम कंटिन्यू हो रहे हैं या मैनिक सिम्टम कंटिन्यू हो रहे हैं, तब हम कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये मरीज़ बाइपोलर का मरीज़ था, लेकिन ड्रग्स की वजह से इसका बाइपोलर के सिम्टम एग्जेजरेट कर गए थे। डॉक्टर उज़मा का कमेंट आया, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर माजिद, वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर उज़मा, मुझे वेलकम बैक ना करें, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं यहीं अवेलेबल था, उस मसरूफियात की वजह से कुछ सेशंस नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अब ये सेशंस रेगुलरली इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो आप मुझे वेलकम करें, सिर्फ वेलकम बैक तो उसे करते हैं जो चला गया हो और फिर वापस आया हो। मैं कभी नहीं समझता कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो टीचिंग टीम है उससे कभी बाहर गया हूँ, मैं हमेशा हाजिर हूँ आईसीपी के लिए। मोहम्मद आसिफ साहब का कमेंट है, बहुत शुक्रिया। उस्मान शरीफ ने कहा है ग्रेट वीडियो, थैंक यू। ज़ुबैदा जहरा का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। whether the doctor change medicines with the change of episode, manic, depressive और hypomanic। एग्जैक्टली ये जो आपने सवाल पूछा है, मरीज़ के करंट एपिसोड के हिसाब से ट्रीटमेंट रिजीम कम्प्लीटली चेंज होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बाइपोलर का डायग्नोस मरीज़ भी है और करंट एपिसोड उसका मेनिया है, तो शायद ड्रग्स डोजेज और चॉइस ऑफ ड्रग डिफरेंट होगी। अगर उसको करंटली हाइपोमेनिया, मेनिया और हाइपोमेनिया में फ़र्क यह है कि मेनिया के अंदर सिम्टम एक्सेजरेटेड होते हैं, हाइपोमेनिया में बातें भी ज़्यादा कर रहा होता है, ग्रेंडियोस आइडियाज़ भी हो रहे होते हैं, लेकिन एक्सेजरेटेड सिम्टम नहीं होते, और कुछ फिज़िकल जो उसकी सोशल फंक्शनिंग है थोड़ी बहुत मेंटेन भी होती है, यानी कुछ काम कर भी पा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी होती हैं। लेकिन मेनिया में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, हर तरह की सोशल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव फेज़, तीनों में जो ड्रग्स और मेडिकेशंस हैं वो डिफरेंट होंगी। हाँ, चूँकि बाइपोलर का मरीज़ है तो ये हो सकता है कि इन तीनों को एक मूड स्टेबलाइज़र भी दे रखी हो, लेकिन करंट एपिसोड के हिसाब से डिस्कशन यानी उसका जो ट्रीटमेंट रजीम है वो डिफरेंट होगी। मोमिन खान सर का कमेंट है, सर आई एम ऑन सेरीनेडेड सिंस 5 इनिशियली, इट वर्क्स बट इट डज नॉट, I have mood elevation for weeks and low energy for weeks, sleepy all the time, Seroquel give me reaction like paralysis। मोमिन साहब, जो आपने कमेंट लिखा है, जितना मैं समझ पाया हूँ उससे ऐसा लगता है कि आप एक दवा का नाम लिखा है, सेरीनेस एक दवा है, गालिबन शायद आपने उसका नाम लिखा है, और आप कह रहे हैं कि वो पहले काम करती थी और अब काम नहीं करती। आपके इस कमेंट से ऐसा लगता है कि शायद आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विज़िट नहीं कर रहे हैं और ख़ुद ही अपनी दवाइयों को शायद रीयूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद आप खुद ही अपने कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि बराह मेहरबानी अपने डॉक्टर को विज़िट कीजिए, उनसे अपनी दवाई को रीएडजस्ट कराइए, और ये जो प्रॉब्लम आपको सेरोक्विल या जिस भी दवा से हो रहे हैं ये डॉक्टर साहब से डिस्कस कीजिए, तो दवाइयाँ आपकी चेंज होंगी या डोज़ को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। लगारी खलील साहब ने, ऑनरेबल सर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच कंट्रीब्यूशन फॉर द सर्विसेज among public, Morset 10 mg, Rivotril 10/5, are these tablets effective in treating panic disorder? लगारी खलील साहब, आपका जो सवाल है उसका जवाब है बिल्कुल, ये दवाइयाँ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, और तीनों ही दवाइयाँ उस मर्ज़ में दी जाती हैं, और लेकिन ये कि आपको अपने डॉक्टर से राब्ते में रहना चाहिए कि अगर तबीयत बेहतर है, अच्छी हो गई है, तो फिर दवाइयों की डोज़ को एडजस्ट होते रहना चाहिए। बिनते अली ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई जस्ट अटेंडेड योर लाइव सेशन, डोंट नो अर्लियर। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है बिनते अली तो कोई बात नहीं है, आप सेशन ख़त्म होने के बाद दोबारा रीस्टार्ट, क्योंकि ये सेशन अवेलेबल रहेगा आईसीपी के पेज पे और दी ब्रेन क्लिनिक के फ़ेसबुक पेज पे भी, और डॉक्टर माजिद अली आबदी के फ़ेसबुक पेज पे भी ये लाइव रहेगा, मौजूद रहेगा, तो आप शुरू से वो सेशन वहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैसेज के थ्रू ही आपको जवाब दूँ। हबीब जमाली अबू अहमद का सवाल है, सलाम सर, एक्सीलेंट प्रश्न, बहुत शुक्रिया जमाली साहब। अनाया शेख ने कहा ट्रीटमेंट फाइबुलर, अनाया हमने मेरा ख्याल है
डिस्कस की है ट्रीटमेंट बाइपोलर की, कि मूड स्टेबलाइज़र अलॉन्ग विथ करंट एपिसोड की ट्रीटमेंट। मूड स्टेबलाइज़र कौन कौन सी हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। काइंडली ट्रीटमेंट बता दें अनाया, हमने भी ट्रीटमेंट बताई है। अगर आपको मज़ीद कोई स्पेसिफ़िक सवाल अनाया पूछना है तो मैसेज में लिख दीजिए, मैं भी जवाब दे दूँगा। व्हाट कैन बी डन टू, रेशमा का सवाल है, व्हाट कैन बी डन टू मैनेज बाइपोलर बिसाइड्स मेडिकेशन, नॉन मेडिकल अप्रोच टू मॉडिफाई लाइफ स्टाइल। देखिए रेशमा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत सारी मॉडिफिकेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां और चीज़ें कंट्रोल होती हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक जेनेटिकल मर्ज़ है। यानी नंबर 1 रीज़न बाइपोलर डिसऑर्डर का जेनेटिक्स है। इसका मतलब है कि जो कुछ आपकी जेनेटिक्स में आ गया है और जेनेटिक्स की वजह से अगर आप बाइपोलर के एपिसोड्स आपको हो रहे हैं तो फिर वाहिद हल उसका यह है कि आपको मेडिकेशन लेनी है। लेकिन जितने भी सोशल स्ट्रेसेस हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं डिप्रेसिव एपिसोड को, वो ट्रिगर कर सकते हैं मैनिक एपिसोड को। तो लाइफ स्टाइल चेंज, अपने स्ट्रेसेस लेवल को प्रॉपरली सॉल्व करते रहना, ये यकीनन बहुत अच्छा हल है, बहुत हद तक न्यू एपिसोड को रोकने का बायस बन सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइफ स्टाइल बहुत हेल्पफुल साबित होता है। मैं ये बात इसलिए स्पेसिफ़िकली कही कि कुछ साइकाइट्रिस्ट हज़ार इस बात पे बिलीव करते हैं कि चूँकि ये सिर्फ जेनेटिकल मर्ज़ है तो बस बाकी इलाज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तहकीक ने ये बात साबित की है कि दवाइयों के साथ साथ बाकी तमाम तरीक़ा इलाज यानी साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, सोशल थेरेपी इवन बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। तारिक ख़ान ने सवाल पूछा है, ग्रैंडियोस आइडियाज़ एंड ग्रैंडियोस डिल्यूजन में डिफरेंस क्या है? तारिक, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर कोई शख्स मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त साइकाइट्रिस्ट हो गया हूँ, मैं कामयाब तरीन साइकाइट्रिस्ट हूँ, और चूँकि मैं कामयाब तरीन साइकाइट्रिस्ट हूँ तो मुझसे अच्छा कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं है। अगर ये बात मैं वक्ती तौर पे कहता हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कुछ और साइकाइट्रिस्ट ऐसे आ जाते हैं और कोई मेरा मौक़िफ़ या मेरी बात या मेरे ऐसा मरीज़ जो मुझसे भी ठीक नहीं हो पाया और किसी और साइकाइट्रिस्ट से ठीक हो जाता है और मैं ये समझ लेता हूँ कि जो बात मैं उस वक्त सोच रहा था हाँ वो शायद गलत है, तो ये ग्रैंडियोस आइडियाज़ हैं। यानी मुझे ये आइडिया ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस हुए, लेकिन जब मैंने रियलाइजेशन की या मैंने रियलिटी देखी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। डिल्यूजन में ये होता है कि मरीज़ को ये आइडिया होता है, आप लाख एविडेंस दे दें कि वो गलत सोच रहा है या उसकी सोच ठीक नहीं है, लेकिन वो अपनी सोच से पीछे हटने पर तैयार नहीं होता है। अगर एविडेंस के बाद भी मैं ये बात कहता रहा हूँ कि नहीं वो वैसे तो ठीक है कि उन्होंने ठीक कर दिया, वो डॉक्टर मुझसे अच्छे हैं, वो मुझसे सीनियर हैं, लेकिन हूँ मैं ही फिर भी सबसे अच्छा, तो फिर मुझे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है। इसका मतलब है ग्रैंडियोस आइडियाज़ वो हैं जो शेक हो सकते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, लेकिन ग्रैंडियोस डिल्यूजन वो है कि जितने मर्ज़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप दे दें, जितने मर्ज़ी लॉजिकल आप एविडेंसेस दे दें, लेकिन वो ग्रैंडियोसिटी या सोच चेंज नहीं होगी। हारिस पंजाबी साहब हैं, इनका कहना है कि व्हाट बेस्ट मूड स्टेबलाइज़र विच इज़ ईजीली अवेलेबल ऑन मेडिकल स्टोर। हारिस साहब, मूड स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल, आपके सवाल तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी मूड स्टेबलाइज़र मेडिकल स्टोरों पे अवेलेबल हैं, लेकिन मूड स्टेबलाइज़र का फ़ैसला खुद से करना कि मुझे पता है ये मूड स्टेबलाइज़र हैं, आजकल मेरा मूड अप एंड डाउन हो रहा है तो मैं मूड स्टेबलाइज़र ले रहा हूँ, ये मूड स्टेबलाइज़र इसलिए नहीं है कि दिनों हफ्तों वाले मूड में चेंजेस के लिए हम मूड स्टेबलाइज़र इस्तेमाल कर लें। मूड स्टेबलाइज़र्स का इस्तेमाल स्पेसिफ़िक बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए है, और बाइपोलर डिसऑर्डर जब तक प्रॉपरली डायग्नोस ना हो, मूड स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मुझे आपके सवाल से ऐसा आइडिया हुआ कि आप शायद ये पूछना चाहते हैं और फिर शायद अपने लिए या अपने किसी जानने वाले या चाहने वाले या अपने आसपास फैमिली में किसी की मिजाज के चेंजेस की वजह से आप शुरू कराना चाहते हैं, तो ऐसा कतन मत कीजिएगा अनटिल अनलेस कि मरीज़ डायग्नोस हुआ हो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का। मूड स्टेबलाइज़र्स बहुत सारी हैं। लिथियम साल्ट सबसे बेहतरीन मूड स्टेबलाइज़र्स के तौर पे समझे जाते हैं, लेकिन लिथियम साल्ट्स के जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो बहुत लंबा है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हैं, रमज़ान में अगर कोई मरीज़ खा रहा हो तो किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं, डायबिटीज़ इंसिपाइडस कर सकती हैं। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में यानी अगर कोई हामला खातून इस्तेमाल कर लें या प्रेग्नेंट खातून इस्तेमाल कर लें, होने वाले बच्चे के अंदर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ तक यानी दिल में सुराख वाली जो बीमारी है वो तक हो सकती है लिथियम साल्ट से। इसीलिए आजकल लिथियम साल्ट का इस्तेमाल ख़ासा कम हो गया है।
फिर लिथियम अगर किसी शख्स को दे रहे हैं तो उनका सीरम लिथियम हर 15 दिन पे कराना और उसको मॉनिटर कराना भी लाजमी है, क्योंकि लिथियम में टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी दूसरी मूड स्टेबलाइज़र्स मौजूद हैं जिनकी एफिकेसी लिथियम जैसी ही है और सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं, अमूमी तौर पे जो दवाइयाँ मिर्गी के मर्ज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें से अक्सर दवाइयों ने अपने आप को बेहतरीन मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे रिकग्नाइज़ करवा लिया है। बल्कि रिसेंटली एक मैं रिसर्च पढ़ी, तहकीक पढ़ी, जिसमें ये बात कही गई है कि सोडियम वैल्प्रोरेट या वैल्प्रोइक एसिड जो एक बुनियादी तौर पे मिर्गी के मर्ज़ की दवा है, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त उसको ज़्यादा इस्तेमाल बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे किया जा रहा है। इसी तरह से कार्बामाज़ेपिन है, लेमेट्रोजीन है, ये सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हैं वो एक्सीलेंट मूड स्टेबलाइज़र हैं और ये बहुत ही सेफ़ दवाइयाँ हैं, महफूज तरीन दवाइयों में इनका शुमार होता है। मोहम्मद उस्मान बुखारी ने कहा, सर विदाउट ड्रग कौन सी थेरेपी बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होगी? अगेन उस्मान, मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा बता दूँ, अगर डिप्रेसिव फेज़ है तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी, सारी ही जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं बाइपोलर डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए भी। लेकिन अगर मैनिक फेज़ है तो फिर काउंसलिंग सेशन फैमिली के साथ करना, फैमिली को गाइड करना हाउ टू हैंडल दैम, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी मरीज़ को देनी पड़ेंगी। करीम जसानी साहब ने, क्या डिप्रेशन पेरेंट्स से चिल्ड्रन में मूव होता है? जी बिल्कुल, डिप्रेशन में जेनेटिकल लिंकेज खासा कॉमन है और बहुत से मरीज़ जिनको फैमिलियल डिप्रेशन होता है हम उनको एंडोजीनियस डिप्रेशन के तौर पे अलग से कैटेगराइज भी करते हैं। इसका मतलब है कि डिप्रेशन का मर्ज़ जेनेटिकली बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है और ख़ासा कॉमन है, लेकिन हर डिप्रेशन का मरीज़ जेनेटिकल डिप्रेशन का शिकार नहीं है। डॉक्टर उज़मा का है, नॉर्मली ये देखा गया है कि बाइपोलर मिक्स डायग्नोस होता है, इसलिए साइको डायग्नोसिस और साइकियाट्रिक कंसल्टेशन इज़ नेसेसरी। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। बाइपोलर ऐसा मर्ज़ है कि जिसके इलाज के लिए, लेकिन इलाज से पहले डायग्नोसिस के लिए भी साइकोमेट्रिक जो कंसल्टेशन है वो भी ज़रूरी है और साइकाट्रिस्ट की कंसल्टेशन भी ज़रूरी है। यानी बाइपोलर के इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट को टीम के तौर पे काम करना चाहिए। अनाया का, सर आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थैंक यू अनाया। हारिस साहब, आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल में मैं दे चुका हूँ। व्हाट इज़ बेस्ट मूड स्टेबलाइज़र आपने सवाल पूछा। पैनिक डिसऑर्डर का एक सवाल आया था, तो मैं मुज़मा की तरफ से ये सवाल आया है कि हम पैनिक डिसऑर्डर पे दोबारा सेशन करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है हम पहले भी कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन, रुखसाना ने पूछा, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। रुखसाना, स्ट्रेस और डिप्रेशन पे कई सेशन हो चुके हैं, चूँकि आज मौजू बाइपोलर है तो मेरा ख्याल है कि मैं आपके सवाल को स्किप कर देता हूँ। बहरहाल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेस वो सिचुएशन है जो हमारी ज़िंदगी में हमें अनप्लेजेंट करती हैं, लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी का नाम है जिसकी बहुत सारी अलामात हैं जो इस सेशन के शुरू में मैंने बताई हैं। और स्ट्रेस इज़ द कॉज ऑफ डिप्रेशन। स्ट्रेस कैन कॉज डिप्रेशन, स्ट्रेस कैन कॉज एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस कैन कॉज बाइपोलर, स्ट्रेस कैन कॉज शिज़ोफ्रेनिया, मैनी डिजीज़ेस। सो स्ट्रेस एक ट्रिगरिंग फैक्टर है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ के, वो बहुत सारी बीमारियों को। तारिक सईद साहब का कमेंट आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब, आपके सवाल का मैंने जवाब कर दिया है। शिज़ आलम का कमेंट है, सर मैं 18 साल स्टडी इन यूनिवर्सिटी, माई 18 ईयर स्टडी इन यूनिवर्सिटी, शी इज़ अंडरवेट बट डोंट टेक प्रॉपर मील बिकॉज शी थिंक्स शी कांट गेन वेट। शिज़ आलम, आपका सवाल क्लियर नहीं है। जो मुझे समझ में आया है कि आप अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर का जिक्र कर रहे हैं जो 18 साल की हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और अंडरवेट हैं और उसके बावजूद वो खाना नहीं खाती हैं। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बल्कि ये एनोरेक्सिया, शायद ये अलामात एनोरेक्सिया की तरफ हैं। मेरा ख्याल है मैं मुज़मा से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे हमें एक सेशन रखना चाहिए और हम जल्दी इस पे कोई सेशन करते हैं इस तरफ जिस तरफ आपने इशारा किया है। अदनान नियाज़ी साहब ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। कैसर सियाल साहब, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया कैसर, आपने कहा नाइस डिस्कशन। डॉक्टर सना जुनैद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, ऑलवेज़ हैप्पी टू सी यू, थैंक यू सना, बहुत शुक्रिया। हफीज़ रहमान का कमेंट है, सर बाइपोलर हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है?
हफीज़ साहब, बाइपोलर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही डिस्टर्ब करता है, इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही अपडेट करना पड़ेगा। अदनान नियाजी साहब का, सम टाइम आई हैव अ अटैक ऑफ अ मेंटल प्रेशर लाइक एंजाइटी, टेकिंग मेडिसिन बट नो इफेक्टिव, काइंडली एडवाइस। अदनान साहब, इस एक सिम्टम जो आपने बताया इसकी बुनियाद पे तो शायद कोई फ़ैसला नहीं होगा, लेकिन आपको मेरा ख़्याल है कि किसी साइकाइट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए और आपका डिटेल असेसमेंट होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर यू हैव। बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी, फोबिक एंजाइटी, बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर हैं और हर एक की जो ड्रग ट्रीटमेंट है उसकी डिटेलिंग भी डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है आपको प्रॉपर असेस करवा के इलाज करवाना चाहिए। हारिस साहब का कमेंट है, आई डोंट हैव डॉक्टर बट आई थिंक आई नीड मूड स्टेबलाइज़र। हारिस साहब, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, आप खुद से मूड स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिए। आपको किसी डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को पहले दिखाना चाहिए। मूड स्टेबलाइज़र ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं, ये बल्कि कोई भी दवा ऐसी दवा नहीं है कि ख़ुद से मरीज़ खुद ही तय कर लें, खुद ही अपना इलाज करें। तो बराए मेहरबानी आप ये गलती मत कीजिएगा। नीता यादेव सोलंकी का है, सर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मेडिसिन सिर्फ ज़रूरी है? मेरा ख़्याल है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें दवाइयों के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सोशल थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आपका बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कोई मरीज़ आपकी फ़ैमिली में है तो उसकी दवाइयों के साथ साथ दूसरे इलाज की भी ज़रूरत है, लेकिन दवाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं, ख़ुसूसन अगर रिपीटेड डेलिबरेट सेल्फ हार्म मरीज़ कर रहा है या पैरासुसाइडल अटैम्प्ट जिसे हम कहते हैं, अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर तो लाजमी दवा की ज़रूरत है। यू मे आल्सो वॉच ऑल आवर प्रोग्राम इन यूट्यूब चैनल, डॉक्टर उज़मा ने कमेंट किया है। जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूट्यूब चैनल है और हमारे मेजॉरिटी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे वहाँ पर मौजूद हैं। सैयद जान इस्लाम का, वालेकुम सलाम। ज़रीन उस्मान का सवाल है, डज़ अ बाइपोलर डिसऑर्डर इंडिविजुअल रिमेन अ बाइपोलर फॉर लाइफ? लाजमी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि बाइपोलर अगर किसी शख्स को डायग्नोस किया जाए तो फिर ये डायग्नोसिस लंबे अरसे रहती है और ये डायग्नोसिस बाज़ का सिर्फ इसलिए भी हमें बहुत अरसे तक लेके चलना पड़ता है कि आइंदा आने वाले एपिसोड्स को रोका जाए। वाई बाइपोलर डिसऑर्डर रिलेटेड टू सीजनल चेंजेस? बाइपोलर डिसऑर्डर सीजनल चेंजेस से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ़ सीज़न्स हमारे मूड के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट डालते हैं। तो चांसेस ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर इन ब्लूमी सीज़न या सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और मैनिक एपिसोड्स के चांसेस गर्मियों में ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बल्कि अगर किसी शख्स को ऐसे एपिसोड्स होते हैं जिसमें गर्मियों में ही कोई ख़ास मूड वैरायटी आती है और सर्दियों में कोई ख़ास मूड वैरायटी आती है, तो उसकी अलग डायग्नोस्टिक एंटिटी है जिसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या सीजनल मूड डिसऑर्डर कहते हैं। शीज़ आलम साहब ने अब सवाल ज़रा क्लियरली लिखा है कि 18 साल की बेटी आपकी है जो अंडरवेट है। शीज़ साहब, मैं आपका सवाल समझ गया। मेरा ख्याल है हमें इस पर एक अलग सेशन करना पड़ेगा और ये बिल्कुल भी क़तन ये रिकमेंडेड नहीं है हमारी बच्चियों के लिए कि वो अपना वेट लॉस करें। जब वो अपना वेट लॉस करती हैं और रिकमेंडेड वेट से भी कम वेट रखती हैं और सिर्फ इसलिए कि आजकल के फ़ैशन में है कि इतना वेट हो, सो उसकी वजह से उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे बहुत मुज़र असरात होते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक अलग सेशन हम इंशाल्लाह जल्दी करते हैं। ज़रीन साहिबा का है, इज़ इट नेसेसरी फॉर अ बाइपोलर टू कॉन्स्टेंटली टेक लिथियम टैबलेट विदाउट मिस? अगर डॉक्टर ने आपको लिथियम लिखी है तो ये ज़रूरी है कि आप लिथियम की टैबलेट लें, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि लिथियम की मॉनिटरिंग हो। जो भी शख्स मरीज़ लिथियम टैबलेट पे है उसे हर 15 दिन के बाद अपना लिथियम का खून का टेस्ट करवाना लाजमी है और लिथियम की मॉनिटरिंग करनी है। इसी वजह से चूँकि बहुत सारे लोग लिथियम की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करवा पाते हैं, अब लिथियम का इस्तेमाल ख़ासा कम हो गया है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जिस मरीज़ के लिए ये बात पूछ रही हैं उनका लिथियम का टेस्ट रेगुलर हो रहा है और आपके डॉक्टर को विज़िट भी रेगुलर हो रहे हैं। अगर आप लिथियम के ऊपर हैं तो टेस्ट हर 15 डेज़ बाद आपको लिथियम भी मॉनिटर करनी चाहिए और रेगुलरली अपने डॉक्टर को भी विज़िट करना चाहिए और डोज़ आपकी अकॉर्डिंगली सीरम लिथियम लेवल होना चाहिए। रुखसाना ने कहा है, थैंक यू वेरी मच। ज़रीन का, वाई बाइपोलर नीड टू टेक मोर शुगर आइटम टू सर्टन टाइम्स ऑफ ईयर? ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये कि ये
सोशल मीडिया के थ्रू शायद आपको ये ख़बर मिली है, जो बिल्कुल गलत है। बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ के लिए क़त्अन ये नहीं है कि उनको किसी ख़ास वक्त में मीठे ज़्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, या उन्हें मीठे की कम या ज़्यादा की तलब होती है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हो सकता है कि कोई मरीज़ बाइपोलर का भी हो और डायबिटिक भी हो, उसके हिसाब से ये तलब कम ज़्यादा हो रही हो, सो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है। डॉक्टर इकबाल मलिक ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम कहा डॉक्टर उस्मा ने, मेरी तरफ से भी वेलकम, डॉक्टर कैसर को भी वेलकम। इफ़ अ फादर हैज़ अ बाइपोलर डिसऑर्डर, व्हाट इज़ द चांस इट विल बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन, व्हाट आर साइन सिम्टम्स इन चिल्ड्रन। ज़रीन, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका, और हमें ये बात समझना पड़ेगा कि जेनेटिक्स के रूल के हिसाब से ये बिल्कुल क़त्अन लाजमी नहीं है कि पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट को अगर बाइपोलर है तो बच्चों को लाजमी होगा। हाँ, अगर दोनों पेरेंट को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है तो फिर बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि दो में से एक पेरेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है और बच्चों में अक्सर बच्चों को हो जाता है, और ऐसा भी देखा गया है कि दोनों में से एक पेरेंट को बाइपोलर है और किसी भी बच्चों को नहीं हुआ। बच्चों में भी बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम एग्जैक्टली वही हैं जो बड़ों के अंदर है, यानी मैनिक एपिसोड होगा तो मेनिया लाइक सिम्टम होंगे, और डिप्रेसिव एपिसोड होगा तो डिप्रेशन जैसे सिम्टम होंगे। शेख साहब ने कहा थैंक यू सर, वी विल वेट फॉर द सेशन, इंशाल्लाह हम जल्दी इस पे सेशन करेंगे। अदनान नियाजी साहब ने कहा है कैन आई विज़िट यू फॉर डिटेल डिस्कशन। अदनान साहब ज़रूर, अगर आप इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं सो ब्रेन क्लिनिक के जो नंबर्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेकर टाइम लेकर ज़रूर आ जाइए। हाफिज़ इरफान का है सर सलाम, हाउ टू ट्रीट हाउ टू ट्रीट इफ़ लिथियम लेवल इंक्रीज़। लिथियम लेवल अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तो सबसे पहले हमें यूरिन फंक्शंस को देखने हैं, यानी किडनी फंक्शंस को देखना है। लिथियम को सडनली स्टॉप करना है, स्टॉप करने के बाद मरीज़ के जो यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल है उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, और आपको ग़ालिबन फ़ौरी तौर के ऊपर मरीज़ के इलाज के अंदर नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है। अगर लिथियम लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि टॉक्सिसिटी में चला गया है तो फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट के ज़रिए इलाज उसको होना चाहिए, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी में मरीज़ को अनकॉन्शियस भी हो जाता है, फिर अनकॉन्शियस के बाद मरीज़ को एपिलेप्टिक टाइप का फिट्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, और किडनी फेलियर और लिवर फेलियर और फिर बहुत सारे फेलियर में ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नीड कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकोथेरेपी एंड मेडिसिन, बिल्कुल ठीक कहा है डॉक्टर उस्मा ने। ज़रीन, इज़ देयर एनी एसोसिएशन ऑफ बाइपोलर एंड सिगरेट। सिगरेट की एसोसिएशन तकरीबन सारी जिस्मानी और जहनी बीमारियों के साथ है, तो इसलिए बाइपोलर के साथ भी है, क्योंकि जो भी शख्स सिगरेट इस्तेमाल करता है ब्रेन में निकोटीन न्यूरोट्रांसमीटर है, और निकोटीन की कमी ज़्यादती की वजह से ब्रेन के फंक्शंस और मूड ख़ास तौर पे चेंज होता है, तो इसका मतलब है श्योरली एसोसिएशन मौजूद है। रोल ऑफ ईसीटी इन बाइपोलर डिसऑर्डर, तारिक का सवाल है, एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईसीटी इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर अगर किसी शख्स को डिप्रेसिव फेज़ है और डिप्रेसिव फेज़ इतना शदीद है कि सुसाइडल हुआ है तो फिर ईसीटी का बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट रोल है। लेकिन अगर सुसाइडल नहीं है तो बाकी जो डिप्रेसिव सिम्टम हैं वो आजकल मॉडर्न मेडिकेशन से बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैनिक एपिसोड में अनकंट्रोल्ड मैनिया यानी दवाइयाँ दे रहे हैं आप और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब हम ईसीटी लगाते हैं। तो ईसीटी का बहुत ही ज़बरदस्त रोल है दोनों के अंदर, यानी सुसाइडल डिप्रेसिव अगर मरीज़ है बाइपोलर डिप्रेशन का, या बाइपोलर मैनिक का मरीज़ है और ऐसा मैनिक एपिसोड है जो दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और मरीज़ एग्रेसिव और वायलेंट है, तो ईसीटी का बहुत ज़बरदस्त रोल है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ईसीटी का आज तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि व्हाट एक्चुअली ईसीटी डज। उसके बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं कि वो रेगुलेशन ऑफ न्यूरोअमाइंस करती हैं या स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यूरोअमाइंस करती हैं, लेकिन बहरहाल ईसीटी का क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड पॉजिटिव रोल मौजूद है बाइपोलर डिप्रेशन एंड बाइपोलर मैनिया दोनों में। डॉक्टर उस्मा ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट किया है कि सेल्फ़ मेडिकेशन ऑफ मूड स्टेबलाइज़र, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ और बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर उस्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है। कामरान मुस्तफ़ा हैं, अस्सलाम वालेकुम। माजिद कामरान भाई कैसे हैं आप? कामरान मेरे क्लास फेलो हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, हमेशा बहुत चीज़ें लर्न करते रहते हैं।
हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर। कामरान, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये सवाल ऐसा है कि जिसका मुझे चाहिए कि ज़रा तफसील से जवाब दूं। और हम मूड, मेरा ख़्याल है कि एक सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर पे भी प्रोग्राम रखते हैं रिसेंटली, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं कि मुख्तलिफ़ लोगों पर इसका मुख्तलिफ़ असर है। ऐसे भी मरीज़ देखे गए हैं कि मिसाल के तौर पे चर्स के वो आदी हैं 20-20 और 30-30 साल से, लेकिन कभी उनको मूड के सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन चर्स रिलेटेड क्रॉनिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। लेकिन ऐसे भी मरीज़ हैं कि चरस की सिंगल डोज के बाद भी फ्लेयर अप हो जाते हैं मैनिक एपिसोड के अंदर या डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर। सो टाइम ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये बिल्कुल इसी तरह से है कि बहुत से लोगों को डायबिटीज़ का मर्ज़ जवानी में भी हो जाता है, बचपन में भी हो जाता है, और डायबिटीज़ का मर्ज़ बहुत लेट अरसे में होता है। तो बहुत से लोग इस बात से को रिलेट करते हैं कि जी मैंने 40 साल बहुत ज़्यादा चीनी खाई थी तो डायबिटीज़ हो गई। हालांकि आप जानते हैं कामरान, आप अच्छे फैमिली फिजिशियन हैं, आपको पता है कि उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है, ये जेनेटिकल मर्ज़ है। एग्जैक्टली इसी तरह से किस शख्स पर सब्सटेंस यूज़ करने के बाद कितने अरसे बाद मूड का एपिसोड होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और कई दफ़ा इसमें ऐसा होता है कि किसी शख्स में अगर बाइपोलर की माइनर टेंडेंसी मौजूद है जेनेटिकल रीजंस की वजह से या न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने की वजह से, तो सिंगल डोज ऑफ सब्सटेंस भी उसको मैनिया लाइक सिम्टम कर सकती है। और वाइसी वर्सा ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो बहुत अरसे से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं लेकिन मूड डिसऑर्डर नहीं होते, उनको सब्सटेंस रिलेटेड बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं जिनका भी इलाज होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक बाइपोलर टाइप नहीं होते। अमीमा सलाम ने वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज, थैंक यू अमीमा। हाफिज़ इरफान ने थैंक यू कहा है। जरीन ने कहा है कैन अ लेमन पर्सन आइडेंटिफाई अ बाइपोलर पेशेंट हु इज़ ऑन मेडिकेशन एंड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। अगर कोई शख्स बाइपोलर का दवाइयों के साथ बिल्कुल ठीक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि लेमन शायद उसको पहचान भी सकेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई शख्स मैनिक एपिसोड में होगा तो ज़रूर आसानी से पहचाना जाएगा। अगर कोई शख्स डिप्रेसिव फेज़ में होता है तो पहचानना ज़रा पहले मुश्किल होता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि डिप्रेसिव फेज़ को रिकग्नाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए डिप्रेसिव फेज़ का मिस डायग्नोस होना ज़्यादा कामन है, लेकिन मैनिक फेज़ का मिस डायग्नोस होना ज़रा लेस कामन है। व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर अ बाइपोलर पेशेंट टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड रिप्लेस। मैंने आपको पहले जिक्र किया, सोशल स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल के साथ ख़ुसूसन अपनी दवाइयाँ, अगर डॉक्टर ने आपको मूड स्टेबलाइज़र दी हुई है और आप बिल्कुल 100% सिम्टम फ्री हैं, तब भी आपको मूड स्टेबलाइज़र रेगुलरली लेनी चाहिए। अक्सर मरीज़ ये गलती करते हैं कि एक्टिव फेज़ से जब वो बाहर आते हैं, यानी मैनिक एपिसोड या डिप्रेसिव एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो वो जो मूड स्टेबलाइज़र की दवाइयाँ वो भी बंद कर देते हैं और फिर यूँ बहुत जल्द वो दोबारा किसी एक्टिव फेज़ में आ जाते हैं। तो दवाइयाँ अपनी रेगुलर रखिए, अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप रेगुलर रखिए, और जनरली सोशली जो स्ट्रेसेस को अवॉइड करने वाली फिनोमिनाज हैं उनको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड रखें। यूँ मेरा ख़्याल है कि हमारे कमेंट्स का सिलसिला अब पूरा हुआ है। हारिस साहब ने कहा है थैंक यू वेरी मच। मुनीर साहब ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। तो चूँकि अब कमेंट्स भी और क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों से इजाज़त भी लूँ, और टाइम भी हमारा 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है। कुछ इस उम्मीद के साथ कि आज के इस सेशन के साथ बहुत से लोगों की कुछ क्वेरीज़ ख़त्म हुई होंगी, लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेज पे क्वेश्चन लिख दीजिए, या दी ब्रेन क्लिनिक या डॉक्टर माजिद अली आबदी का जो फेसबुक पेज है उस पर आप क्वेश्चन लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके जवाब दूँ। लेकिन अगर जवाब देने में मुझसे थोड़ी देर हो जाए तो नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैं एक बाज़ात स्केड्यूल वाकई इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसा आज दोपहर में भी एक वेबिनार था सुसाइड प्रिवेंशन पे 2 या 3 टीवी चैनल्स की मैं रिकॉर्डिंग करवा चुका हूँ पिछले 16-18 घंटे में। उसके बाद क्लिनिक, और क्लिनिक से फ़ारिग होने के बाद मैं स्ट्रेट अवे ये सेशन करने आ गया हूँ, तो उसकी वजह से कई दफ़ा कमेंट्स का जवाब देने में देर हो जाती है। तो उस पर मैं आपसे पेशगी माज़रत करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह शायद अगले 10-12 दिन 15 दिन के बाद अगेन हम इसी प्लेटफार्म से एक नए टॉपिक के साथ मैं सेशन करूँगा। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।